नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, पटवारी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और पटवारी के एग्ज़ाम में लोगों के बहुत कम नंबर आ रहे हैं। कम नंबर आने का बहुत बड़ा कारण है मैथ्स और रीजनिंग, और उससे भी सबसे बड़ा कारण है सिलेबस। ये आपने जो नया सिलेबस आया था उसका अपोज कर दिया होता, बाहर आ जाते, पीईबी को ज्ञापन दिया होता, ज्ञापन अगर ना देखते और वहाँ पर अगर हज़ारों की संख्या में गेट के ऊपर जाते और बोलते कि आपने इस प्रकार से कैसे आप 8 सब्जेक्ट डाल सकते हो पटवारी, और उसमें जितने भी वैकेंसी है सभी का ग्रेड पे भी अलग है, ग्रुप 3 ग्रुप 4 की पोस्ट है, उसमें ग्रुप 2 की भी पोस्ट है, तो आप कैसे ये कर सकते हैं कि मतलब अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग ग्रेड पे की वैकेंसी को एक साथ डाल दिया और उसका फिर आपने सिलेबस भी चेंज कर दिया। तो ये बहुत चीज़ गलत हो रही है, और गलत तो हो ही रहा है। उसके बाद अभी जो इन्होंने पैटर्न डाल रहे हैं वो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बच्चों की तैयारी जो मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के सबसे ज़्यादा समस्या उनको इसी में होती है। उसका अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इंग्लिश में आती है। तो थंबनेल देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि पटवारी में इतने कम अंक आ क्यों रहे हैं। उसके कारण अभी अपन बता देंगे। उसके पहले अपन 18 तारीख का जो शिफ्ट है उसके कुछ क्वेश्चन और उसके टॉपिक देखेंगे कि भाई इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप लोग अभी नहीं जीतते हैं तो जेल पुलिस का फॉर्म आप लोगों ने भरा है और फॉरेस्ट गार्ड का भी फॉर्म भरा है, तो यहाँ पे नौका तो डूबी रही है लोगों की, आगे भी डूब जाएगी। जिन लोगों का पहले एग्जाम हो गया उनका हो सकता है नॉर्मलाइज होकर के कुछ अंक बढ़ेगा, जैसे कि मान लीजिए 10 से 15 नंबर मान लीजिए बढ़ जाते हैं आपके। तो अगर अगर आप 130 135 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आपको कोई संभावना बनती है। उससे कम नंबर वालों की तो संभावना नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसमें अपन ये देखते हैं कि भाई कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं 18 मार्च की शिफ्ट फर्स्ट की बात कर लेते हैं, शिफ्ट सेकंड की बात कर लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है बच्चों को। देखिए, फर्स्ट मार्च में 18 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का कुछ प्रश्न जो था एमपी जीके का, वो था कि कान्हा किस लिए कौन से वन पाए जाते हैं, इसमें ये पूछा। फिर गायक शान का संबंध किस जिले से पूछा गया। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, वो ये पूछा गया। बिजनेस स्टैंडर्ड ईयर 2021, मतलब जो करंट अफेयर है 2022 का भी नहीं पूछा, 23 का भी नहीं पूछा, 2021 का पूछा था। 15 तारीख को जो फर्स्ट डे एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था कि महाराष्ट्र भूषण 2021 का किसको मिला। 2021 का कैसे याद रखोगे, 2022 का पढ़ता है इंसान। ठीक, इस हिसाब से मतलब करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो 21-22 का पढ़िए, उसके अलावा 22-23 तो छोड़ दीजिए। इसके अलावा पूछा कि एमडी और सीईओ पूछा गया। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, ये एक इजी क्वेश्चन आया था। इसके ऊपर अपन बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन आप बना लेते हैं और कितने क्वेश्चन बनाने की संभावना होती। मध्य प्रदेश का गठन हो गया। फिर हिमालय में कौन सा विलुप्त प्राय जीव पाया जाता है। सिंधिया का दरबारी कवि कौन था। या इस टाइप के क्वेश्चन तो आप इसका कोई इलाज ही नहीं है कि सिंधिया का दरबारी कवि कौन था। अगर आप लोगों ने अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे और उसमें अगर आपने रियासतें पढ़ी होती तो उसमें से आप बना लेते। फिर भी इतना टफ, इतना अंदर लेवल पे एक क्वेश्चन के लिए तो नहीं जाता ना कोई। 5 अक्टूबर को कौन सा दिन बनाया जाता है। माई की बगिया कहाँ स्थित है। पुरानी जलोड़ को क्या बोला जाता है, ये पूछा गया। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था, ये पूछा गया। इसके बाद सकल खां किससे संबंधित है। पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य थे, पूछा गया। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो पंचवर्षीय योजना जितनी भी 12 सभी के लक्ष्य याद करना। ठीक है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए थे याद रखना। वो किस मॉडल पर आधारित है, जैसे कि पीसी महालनोबिस, डीपी धर, है ना, हेराल्ड ओमार मॉडल, इस टाइप के आप याद रख लीजिएगा किसको क्या कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है। चमड़ा कहाँ का, जीआईटी है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पूछा गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। टफ देखो, पेपर तो बहुत टफ बन रहा है, इस बात की कोई इसमें आपको शंका नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको करेंगे कैसे उसके ऊपर अपन बात करते हैं इसके बाद। ठीक है, वीर सिंह महल कितने मंजिला, ये पूछ लिया गया। ये इसके टाइप के क्वेश्चन में तुक्केबाजी चलती है। कौन सा पान मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये आप कर लेते हैं। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में कर लेते हैं। भारत में फिल्म इंडस्ट्री का निर्माता किसे माना जाता है, ये सब आप जान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, दादा साहब फाल्के हो जाता। आरबीसी का जीवन काल। फिर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है। शरीर की आवश्यकता तो कौन से मृदा प्रदूषण किस कारण से हो रही है। देखिए, जितने क्वेश्चन आपने को मिल पाए उतने आपको बता देते हैं, बाकी अपन ये बताएंगे आपको कि भाई इसके लिए क्या करना चाहिए आप, और जिनका पेपर हो गया वो क्या करें और जिनका पेपर होने वाला है वो लोग क्या करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं अपन अभी थोड़े से। ठीक है, कौन सी धातु को काटा जा सकता है चाकू से, इस टाइप का क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, 1 किलोग्राम का एसआई मात्रा पूछा गया है। डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है। आयरन की डस्टिंग का फॉर्मूला पूछा है। नोबेल पुरस्कार तरंग मापने की इकाई क्या है। न्यूटन के नियम से प्रश्न और ऊर्जा पिरामिड से। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का होगा, सेकंड शिफ्ट का भी आपको दिखा देते हैं ताकि एक इसके ऊपर फिर ओवरऑल बात कर लेते हैं। तो 18 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ उसमें गणित के प्रश्न कैसे कैसे पूछा गया। देखिए, लाभ हानि का पूछा है, 4 प्रश्न। त्रिकोणमिति का अनुपात का सरलीकरण के 2 4 प्रश्न पूछे। समय और कार्य का टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 15 मार्च में स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ क्वेश्चन अच्छे थे, 5 थे और बहुत टफ थे। तो 2 प्रश्न आ गया। अब औसत से 4 आ गया। अंक गणित से 4 प्रश्न, गोले से 2 प्रश्न। एडवांस मैथ्स में बात करेंगे तो 2 प्रश्न, एज से 2 प्रश्न, सोचने की क्षमता मतलब रीजनिंग की बात करें ब्लड रिलेशन हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, एनालॉजी हो गया, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग से भी 3 प्रश्न, दिशा दूरी से भी हो जाएंगे 2 प्रश्न, नॉन वर्बल रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं 4 प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो और फिर उसके अलावा अगर जीएस की बात करें तो मध्य प्रदेश ज्ञान के 6 प्रश्न, इतिहास से लगभग 2 प्रश्न पूछेंगे, भारतीय संविधान से 1, राजनीति से 3 प्रश्न, अंग्रेजी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो आप इसका क्या इलाज ढूंढोगे। देखिए, जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लेंगे, बाकी लोग का तो दिक्कत है थोड़ा सा। ठीक, मैनेजमेंट के लेखांकन विधि किससे 2 पूछ लेगा, साइंस जीव विज्ञान से 2 प्रश्न, भौतिक विज्ञान से और रसायन विज्ञान से। तो इस हिसाब से पूछा जा रहा है। और कंप्यूटर में वही एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड का 2 प्रश्न पूछा गया। हिंदी में संधि पूछ लिया गया। अब तो लोकोक्ति और मुहावरा भी पूछने लगा। ठीक है, तो इसका अपन एनालिसिस देखते हैं कि भाई करना क्या चाहिए। लोग एक तो नंबर बहुत कमा रहे हैं, वो देख करके काफी दुखी है, खासकर ऐसे लोग जिनके नंबर आने चाहिए थे या जिनके आबकारी में अच्छे नंबर आए थे, मतलब 70+ थे, उनके भी नंबर 120 से 140 के बीच में ही है। तो जिनकी तैयारी अच्छी थी वो 120 से 140 में, और जिन बहुत ही ज्यादा जो एक्सीलेंट है उनके 140+ नंबर आए, तो ये गिने चुने हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि देखिए किसी वीडियो में आकर के बोल देता कि सर मेरे 168 थे, तो वो उसके वाकई में थे या नहीं, इस बात का प्रश्न चिन्ह हमेशा लगा रहता है इस बात पर। तो उनकी बातों में ना, बस ये है कि 120 से 140 के बीच में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो 140 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका काम लगभग हो ही जाएगा, ये मान के चलिए। तो देखिए, मैथ्स और रीजनिंग का एक तो सबसे बड़ी समस्या यार कि एडवांस लेवल का आ रहा है, मैथ्स और एडवांस लेवल आ रहा है, रीजनिंग तो फिर भी आप बना लोगे। आईबीपीएस सीजीएल लेवल की अगर आपने तैयारी की होती कभी, तो शायद आपको यहाँ पे संभावना हो जाती है कि आपके नंबर सही हो जाएंगे।
ठीक, लेकिन अभी भविष्य में जिसका भी पटवारी का एग्जाम हो रहा है वो लोग के लिए मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि आप अगर मैथ्स और रीजनिंग के जो टॉपिक अभी अपन ने बताया है उसको अगर उसका जो एडवांस लेवल है उसका जो भी क्वेश्चन आता है वो अगर देख लेते हो और बना लेने की अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर आपका काम हो जाए। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग लगभग 40 से 50 60 तक की पूछी गई है। किसी शिफ्ट में 40, किसी शिफ्ट में 50, किसी में 60 और हमारी शिफ्ट में लगभग मान लीजिए 15 तारीख की जो शिफ्ट थी 65 से 70 क्वेश्चन थे। तो इसमें से अगर आप लोग 40-45 क्वेश्चन बना लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और जिनका लेवल बहुत खत्म है कि यार सर हमको तो बनती नहीं है मैथ तो हमारे सिर के ऊपर चल जाती है तो उनको बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर 45 से 50 अगर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे तो 30 बना लो कम से कम। इतने क्वेश्चन तो वैसे भी इजी आते हैं, बना ही लोगे, 30 बना लेना वहाँ पर। इंग्लिश और मैनेजमेंट वीके सर हमारा क्या करें? देखो इंग्लिश वीके समझ में आता है तो इसका मैं बता दे रहा हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए आपको। इसमें आपको नरेशन पढ़ो सबसे अच्छा और वॉइस पढ़ो। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आए, मतलब नरेशन के लगभग 7 क्वेश्चन पूछे गए और वॉइस के भी लगभग 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स आर्टिकल के लगभग 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रीपोजिशन के भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें से भी आप अगर 15 क्वेश्चन सही कर लेते हैं इंग्लिश में। और मैनेजमेंट में भी आपको क्या करना है, मैनेजमेंट का आपको बता देता हूँ, क्या आपके अंडरस्टैंडिंग बनानी है। कोई भी टॉपिक को लेकर के अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए कि भाई क्योंकि देखिए जो बुक्स है वो बुक से कहीं से नहीं आ रहा है। फैक्ट बहुत कम के मामले में आ रहा है, जैसे 1 से 2 ही फैक्ट आ रहे हैं, बाकी सब टोटल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आ रहा है। मतलब जो थ्योरी होती है किसी भी बुक की वहां से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। तो फिर क्या करोगे? तो फिर करना यह है कि जो भी टॉपिक है अभी उठाओ पूरे मतलब यूनिट इसकी और उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करो कि भाई हाँ ये चीजें होती है, ऐसी होती है और इसको ऐसे किया जा सकता है। तो वो वहाँ पे जो बना के दे रहा है अपने हिसाब से वो आप बना लो। तो कोशिश करो कि दोनों में अगर 15-15 क्वेश्चन आ जाए तो 30 यहाँ से भी हो जाता है। तो लगभग यहाँ पे आपके 60 अंक हो जाते हैं 4 सब्जेक्ट में। ठीक है, अब बात करनी है अगले कि भाई जीके और करंट अफेयर और जीएस, मतलब जो जीएस वाला पार्ट है वो लगभग 35 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस में। तो अगर इसमें आप 30 क्वेश्चन लगा लेते हो किसी भी तरीके से, 30 अगर नहीं चलो ठीक है 30 भी नहीं कर रहे हो आप तो 30 में से अगर 25 भी ला रहे हो तो लगभग 85 आपका यहाँ से हो रहा है। ठीक है, 85 हो जाएगा। अब हिंदी यहाँ पर जो आ रहा है वो बहुत ईजी आ रहा है। तो अगर हिंदी में 20 क्वेश्चन वो पूछ रहा है मान लीजिए, क्योंकि देखिए एक्सेक्ट तो 25 क्वेश्चन कोई ने भी नहीं पूछे कि भाई 25 पूछिए, 25 का सेक्शन तो कहीं बना ही नहीं है। तो फिर दिक्कत तो सबसे बड़ी यही है। अगर 20 यहाँ से बना रहे हो, 20 में से 20 बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी बना रहे हो 20 चलो ठीक है कि भाई 15 बना लेते हो तो लगभग यहाँ पे 100 हो जाता है। ठीक है, तो 100 अभी हो गया। अभी अपने पास कंप्यूटर बचा हुआ है, साइंस बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि देखो साइंस जो है कि साइंस के कुछ क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए 20 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो 10 क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे वो जो नीट लेवल के। तो ये नीट लेवल का साइंस कैसे करोगे? इसके लिए देखो परेशान मत हो, जो तुक्का मार सकता है ठीक है। अगर समय है आपके पास, मान लीजिए आपका अप्रैल में पेपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिर ये है कि आप किसी का नीट लेवल का अगर किसी ने पढ़ा है, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो उसका बेसिक टॉपिक देखिए, मतलब कि पूछ क्या रहा है, जो टॉपिक वो पूछ रहा है वही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरा साइंस पढ़ने बैठ गए, पूरा साइंस नहीं पढ़ना है क्योंकि शुरुआत के सेक्टर में बायोलॉजी पूछे नहीं गया, सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऊपर फोकस था। अब बायोलॉजी पे धीरे धीरे आ रहा है वो, तो कोशिश ये करो कि जो सब्जेक्ट छोड़ रहा है उसको छोड़ दो और बायोलॉजी के ऊपर फोकस करो। तो इसलिए आप इस टाइप की अप्रोच अपनी स्ट्रेटेजी बदलो। ठीक है, वनडे एग्जाम का ये है कि रोज आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जिनका अप्रैल में है उनको तो पता नहीं कितने बार स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि एनालिसिस देखना पड़ेगा। बिना एनालिसिस के आप लोग अगर जाएंगे तो फिर वही है कि आपके कॉमन एवरेज नंबर आएंगे 100 से 120 के बीच में, लेकिन अपने को 120 नहीं 120 प्लस ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो साइंस का आपको बता दिया कि भाई क्या करना है। कंप्यूटर में भी लगभग मान लीजिए अगर 15-20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 10 5 ही ईजी पूछ रहा है। ठीक है, 5 इजी पूछ रहा है, 15 ऐसे पूछ रहा है जो कि हाथ पे फुला दे। तो 5 क्वेश्चन बना लो यहाँ से और 10 में 15 में से तुक्के मान लो 10 कहीं से ला लो। तो लगभग ये मान लो कि आपका यहाँ पर जो टोटल हो जाएगा 125 नंबर तो हो ही जा रहा है। ठीक है, जो ला सकते हो आप लोग। इसके बाद आपकी तुक्का और आपकी किस्मत है कि भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन अगर ईजी आ रहा है तो फिर आप यहाँ से अगर आप 10 से 15 अंक अगर अर्जित कर लेते हो एक्स्ट्रा तो लगभग 140 तक गाड़ी पहुंचेगा। जिसकी गाड़ी 140 पहुंच रही है उसका कंफर्मेशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत टफ है। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर ये हुई कि सिलेबस चेंज किया, किसी ने अपोज नहीं किया, है ना। और फिर अब पेपर हो रहा है तो आप तो कुछ कर नहीं सकते। आप ये कर सकते हो कि अब पेपर हो रहा है तो वो सीजीएल लेवल आईबीपीएस लेवल का। हालांकि अपन ये नहीं बोल सकते कि आप ऐसे लेवल का मत पूछिए, इस लेवल का पूछिए क्योंकि हमारा लेवल खत्म है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन अब यह है कि समय, देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई आपको 4 5 6 8 10 एग्जाम इकट्ठे दे दिया, उसमें 1 महीने का गैप है। तो अब 1 महीने में तो कोई भी सब्जेक्ट खत्म नहीं होता। एक अगर मैथ की बात कर ले तो 2 महीने लग जाता है, अगर अच्छे से पढ़ना है उसकी प्रैक्टिस करनी है तो अब फिर आपने जेल पुलिस भी डाल दिया, फॉरेस्ट गार्ड भी डाल दिया, और आने वाले समय में आपको बहुत सारे ग्रुप 2 का भी एग्जाम है, कुछ होगा ग्रुप 3 का एग्जाम है, एमपीपीएससी भी है। क्या करोगे, कैसे करोगे, बहुत बड़ी समस्या है। तो एक इसका भी कैलेंडर आना चाहिए कि भाई एक प्रॉपर तरीके से आपको बनाना चाहिए कि इस हर एक एग्जाम में लगभग 2 से 3 महीने का गैप होना चाहिए। अन्यथा इस तरीके से तो आपके हालत हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आप करीब में भी लोगों के कम से कम देखिए 100 50 60 नंबर तक आए लोगों के। 60 से नीचे नीचे बहुत सारे लोग, 90% लोग 60 के नीचे, बाकी बहुत कम लोग हैं, 10% लोग हैं जो 60 से ऊपर आ रहे हैं। तो यही होना है, क्योंकि वो एडवांस लेवल पर चला जाएगा, आपकी तैयारी है नहीं, आप जाएंगे वहाँ डिमोटिवेट होकर आएंगे। फिर जो सेकंड एग्जाम है उसमें भी आपका यही हाल होगा, क्योंकि समय नहीं है ना, प्रैक्टिस करने के लिए समय नहीं है चीज़ों को प्रैक्टिस कैसे करोगे। हाँ चलो ठीक है, अगर आपने भाई सिलेबस चेंज कर दिया था 25-25 का आप रखते हैं तो फिर नंबर आ जाते हैं, लेकिन आप 25-25 भी नहीं देना चाह रहे हो। आप किसी के 15 दे रहे हो, किसी के 20 दे रहे हो, और कोई आपको आपने बोला कि 25 देंगे, लेकिन आप फिर मैथ्स और रीजनिंग के 60-70 कर दे रहे हो। ये कौन सा तरीका होता है? ये तरीका सही नहीं है। बच्चों को समझना चाहिए बातें और बाहर आकर के बोलना चाहिए। ठीक है, अभी तो आप एग्जाम दो, इस तरीके से आपको बता दिया कि भाई करना क्या है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना, वीडियो को अच्छा लगा तो ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोशिश करेंगे डेली अपन एनालिसिस देते कि करना कैसे क्या क्या चीज़ें, टॉपिक आपको पता चल जाए तो उस हिसाब से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक वीडियो अपन लेके आने वाले हैं, वो एमपीपीएससी वर्सेस जेल पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड और एआरआई है कि भाई एमपीपीएससी करे कि क्या करे। और एमपीपीएससी के लिए आपके 60 दिन है, जेल पुलिस और फिर उसके बीच में आपको बहुत सारे पेपर मिलने वाले हैं। तो एमपीपीएससी करोगे कि ये करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे? तो देखिए एमपीपीएससी के लिए बताऊं कि भाई उसका तो सिलेबस फिक्स है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट को आपको कैसे पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, 3-4 यूनिट तो ऑलरेडी इसी चैनल पर कंप्लीट है, बाकी की यूनिट भी कंप्लीट करवा देंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। तो लगभग आपका एमपीपीएससी, देखिए एमपीपीएससी की संभावना ये सी होती है कि भाई 90% चांस होता है आपका कि पेपर निकल जाए। अगर आपने गलती ना की, सिली मिस्टेक ना की, और आप नर्वस नहीं हुए, आपने एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लिया, आपने उन बातों को ध्यान में रखा जो बातें हम स्ट्रेटेजी में बताते हैं, तो आपका चांसेस होता है कि भाई आप निकल जाएंगे। लेकिन वनडे एग्जाम का कुछ संभावना नहीं होती। वनडे एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन उसके विपरीत चीज़ें होती हैं। तो उसका क्या करेंगे? मतलब आप सिलेबस के हिसाब से पूछते भी नहीं हो, और आप जो आपने मार्किंग बताई उस हिसाब से भी आप नहीं पूछते हो एग्जाम में, और लेवल कहीं का कहीं पहुंचा देते हो। तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चे की सिर्फ इतनी ही गलती है कि वो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है, और कुछ भी इससे ज़्यादा गलती नहीं। ठीक है, तो
बाकी क्या बोले, बाकी आप ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए जिनका भी पेपर है। और एमपीपीएससी वर्सेस व्यापम का एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में बता दें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।